बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे दिलरुबा। एक ही मिशन पर दो मुखालिफ सिमतों से काम करने वाले जासूसों की तहलका खेज दास्तान। मुसन्निफ एच इकबाल। 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ने इस जगह लैंड किया जहां इनकी फौज पड़ाव डाली हुई थी। इसे एक खेमे के बिस्तर पर लिटा दिया गया। इस वक्त तक इसकी तलाशी लेकर इसकी फौजी वर्दी भी देख ली गई थी। डॉक्टर को इतला दी जा चुकी है। किसी ने अनवर को बताया, जल्दी तुम्हारी ईरान से गोली निकाली जाएगी। इस वक्त तक अपने बारे में बताओ। तकलीफ की वजह से बोला नहीं जा रहा है। अनवर ने कुछ अदाकारी शुरू कर दी। फौजी हो या जंखे, तंजिया अंदाज में कहा गया। अनवर खामोश रहा। इसे सोचना था कि इसने जो कहानी सोची है इसमें कोई झोल तो नहीं है, क्योंकि इसकी तलाशी लेकर इत्मीनान किया जा चुका था। इसलिए खेमे में इस वक्त सिर्फ एक लेफ्टिनेंट था। वो अनवर को घूरता हुआ टहलने लगा। डॉक्टर की आमद 20 मिनट बाद हुई और इसे देखकर अनवर चौंक गया। वो ज़नोबिया थी। अनवर को देखकर इसके चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं उभरा। इसके साथ दो नर्सें थीं जो ऑपरेशन का सामान उठाए हुए थीं। कहाँ गोली लगी है इसे? ज़नोबिया ने अनवर की तरफ बढ़ते हुए लेफ्टिनेंट से पूछा। बाएं टांग की रान में कैप्टन, लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया। पैंट का बायां पांचा काटो, ज़नोबिया ने एक नर्स को हुक्म दिया। अनवर का दीही लिबास पहले ही उतारा जा चुका था। ज़नोबिया और फौज में डॉक्टर, अनवर के दिमाग में हलचल सी मच गई। इसका ओहदा कैप्टन का था। ये बात भी इसके लिए अजीब सी थी कि ज़नोबिया से दूसरी बार आमना सामना भी हादसाती तौर पर हुआ था। अगर वो फौज में ना होता या ज़नोबिया फौज में ना होती तो यहाँ इनका आमना सामना नहीं होता। नर्स ने इसकी पैंट का पांचा काट दिया। दूसरी नर्स ने इस दौरान में ऑपरेशन का सामान करीब की तपाई पर किसी तरतीब से रख दिया। आप कुछ देर बाहर रहिएगा लेफ्टिनेंट, ज़नोबिया ने कहा। लेफ्टिनेंट के जाने के बाद ज़नोबिया अनवर के जख्म का जायजा लेने लगी। काफ़ी खून निकल गया है, ज़नोबिया ने उचटती सी नज़र कटे हुए पांचे पर डालते हुए सरसरी से लहजे में कहा। इसके चेहरे पर अभी ऐसा कोई तासुर नहीं उभरा था कि वो अनवर को जानती है, और ये मुमकिन नहीं था कि इसने अनवर को पहचाना ही ना हो। वो यकीनन नर्सों के सामने भी मोहतात रहना चाहती थी। अनवर की ईरान का ऑपरेशन हुआ। गोली निकालने के बाद ड्रेसिंग भी कर दी गई। अब तुम आराम से लेट सकते हो, ज़नोबिया ने इसका तकिया ठीक करते हुए कहा। तुम खुद भी इसे अपने आराम के मुताबिक ठीक कर सकते हो, बल्कि कर ही लो। आखिर में इसने अपने लहजे पर जोर दिया और अनवर की आंखों में देखते हुए खफीफ सा मुस्कुराई। इस वक्त दोनों नर्सें ऑपरेशन का सामान ठीक करने में मसरूफ़ थीं। इनकी तवज्जो ज़नोबिया और अनवर की तरफ नहीं थी। अनवर की समझ में आया कि ज़नोबिया ने इसे किसी किस्म का इशारा किया था। इसे तकिए के नीचे हाथ डालकर इसे कदरे ऊपर खिसकाना चाहा तो इसका हाथ किसी कागज़ से मस हुआ। ओह, अनवर का दिल एक बार तो ज़ोर से धड़क ही गया था। बात इसकी समझ में आ गई थी। ज़नोबिया ने इसके लिए कोई पर्चा छोड़ा था। ज़नोबिया ने इसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया और आहिस्तगी से असबात में सर हिला दिया। बस देख लेना, इससे कहा और फिर इजाफा किया, जिस तरह चाहो तकिया ठीक कर लेना। इस हरकत से तुम्हारी ईरान के जख्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ज़नोबिया बोली। बहुत मेहरबान डॉक्टर हैं आप, अनवर ने संजीदगी से कहा। मैं तो आपकी फ़ौज का कैदी हूँ। डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो इलाज करे। इससे कोई गर्ज नहीं होती कि इलाज किसका किया जा रहा है, ज़नोबिया ने कहा और फिर नर्सों की तरफ देखकर बोली। चलें? यस डॉक्टर, नर्सें बोली। पहले तुम बाहर जाकर लेफ्टिनेंट से कह दो कि अब वो अंदर आ सकता है, ज़नोबिया ने एक नर्स से कहा। नर्स सर हिलाकर खेमे से बाहर चली गई। इस मुख्तसर दौरानी में अनवर का दिमाग तेज़ी से काम करता रहा। अब इसके पास अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए 10 घंटे रह गए थे। इसे ये उम्मीद भी हो गई थी कि ज़नोबिया इसकी मदद करना चाहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसकी क्या मदद कर सकेगी और किस तरह कर सकेगी। एक अहम सवाल ये भी था कि क्या वो इतनी जल्दी इसके लिए कुछ कर सकेगी कि वो मुकर्ररा वक्त तक पादरी सैमुअल तक पहुंच सके। लेफ्टिनेंट के साथ दो और फौजी भी खेमे में आए। जाते जाते ज़नोबिया ने अनवर से कहा, इम्कान नहीं है कि अब तुम कोई तकलीफ़ महसूस करो, ताहम अगर कोई बात हो तो इन लोगों को बता देना। ये मुझे इत्तला दे देंगे, मैं आकर देख लूँगी, ज़नोबिया ने कहा। इसने अनवर के जवाब का इंतज़ार नहीं किया था और दोनों नर्सों के साथ खेमे से बाहर चली गई। नए आने वाले फौजियों में एक कर्नल था। इसने अनवर को घूरते हुए कहा, अब शुरू हो जाओ, क्या बताना चाहते हो अपने बारे में? मैं फ़ौज से भागकर इधर आया हूँ, अनवर ने कहा। इन तीनों के चेहरों के तासुरात अजीब से हो गए। अनवर ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। हालात बता रहे हैं कि दोनों मुल्कों में जंग होकर रहेगी और मैं तुम लोगों से जंग नहीं लड़ना चाहता था। जिस तरह ये वतन तुम्हारा है इसी तरह मेरा भी है। मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरे वालिद किसी वजह से 8 साल पहले यहाँ से इसी मुल्क में जा बसे थे, जिसके सामने इस वक्त आप लोग सफ आ रहा है। मुझे अपने वालिद के साथ जाना पड़ा था।
वहीं मैं फ़ौज में हो गया। इस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया था कि मुझे अपने ही वतन के खिलाफ फ़ौजों के खिलाफ हथियार उठाना पड़ेंगे। लेकिन जब ये नौबत आती नजर आई तो मुझे यही फैसला करना पड़ा कि फ़ौज से भागकर अपने वतन पहुंच जाऊं। मैं खुद भी आप लोगों से रब्ता करना चाहता था, लेकिन कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। अंदेशा यह था कि आप लोग मुझे मशकूक ना समझ लें। अनवर कहता चला गया। ये सब कुछ सुनकर वो तीनों बहुत संजीदा नजर आने लगे। कर्नल ने एक मरतबा उचटती सी नजरें डालकर अपने साथियों से के तासुरात देखे। फिर अनवर को घूरता हुआ बोला, हम इस बयान पर क्यों यकीन कर लें? यही उलझन मुझे भी थी कि मैं आप लोगों को यकीन किस तरह दिलाऊंगा। बस ये सोचा था कि अगर कोई तदबीर समझ में नहीं आ सकी तो अपने वतन में कहीं रोपोश होने की कोशिश करूंगा। मुझे कम से कम अपने वतन के खिलाफ तो नहीं लड़ना पड़ेगा। अनवर ने कहा। किस पलटन के हो? एक ने पूछा। ब्रिगेडियर शम्स का नाम तो आप जानते ही होंगे, मैं इन्हीं की ब्रिगेड में था। अनवर ने कहा। कोई किसी किस्म की मालूमात दे सकते हो इस ब्रिगेड के बारे में? कर्नल ने कहा। जो कुछ जानता हूँ वो तो बता ही दूंगा। असलहा कितना है, इन्फेंट्री कितनी है और इसी किस्म की बातें। अनवर ने कहा। बताओ, कर्नल बोला। अनवर को यकीन था कि ये लोग इस ब्रिगेड के बारे में खासी मालूमात हासिल कर चुके होंगे, इसलिए इसने किसी झिझक के बगैर सब कुछ बयान कर दिया। कर्नल ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और बोला, कोई अहम बात बताओ, आखिर ब्रिगेड सरहद पर क्यों भेजा गया है? कर्नल ने पूछा। इस बारे में बस अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि वो किसी किस्म का ऑपरेशन करने के लिए खास मौके की तलाश में है। ये नहीं जानता कि वो ऑपरेशन किस किस्म का होगा। इस बारे में भी बस क्यास ही कर सकता हूँ। आप लोगों ने इनकी 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वो चौकियाँ ब्रिगेड से बहुत दूर हैं, इसलिए ये तो नहीं सोचा जा सकता कि वो इन चौकियों को वापस लेने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि वो आपकी इससे ज़्यादा चौकियों पर कब्जा करके हिसाब साफ करना चाहते हैं। अनवर ने कहा। तुम फौज में क्या हो? कर्नल ने पूछा। कैप्टन, अनवर बोला। इस बात का कोई सबूत कि 8 साल पहले तुम हमारे ही मुल्क में रहते थे, जिसे तुम अपना वतन कह रहे हो? कर्नल ने पूछा। मैं अपने शहर का और इस घर का पता भी बता सकता हूँ जहाँ हम रहते थे। अनवर ने कहा। बताओ, कर्नल ने कहा और फिर लेफ्टिनेंट से बोला, लिख लो जो ये बताए। लेफ्टिनेंट ने फौरन कागज कलम संभाल लिया। अनवर ने ब्रिगेड के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो इसके इल्म में था। लेफ्टिनेंट वो सब नोट करता रहा। तुम्हारी ये इतला तो बिल्कुल दुरुस्त है, कर्नल ने कहा, लेकिन सिर्फ इसकी बिना पर हम कैसे यकीन कर लें कि इस मुल्क को तुम अपना वतन समझते हो? मैं इस शहर का और इस घर का पता बता चुका हूँ जहाँ हम रहते थे। अनवर ने कहा। गुड, इससे तुम्हारी बातों पर खासा यकीन किया जा सकता है। अगर तुम्हारा बताया हुआ पता दुरुस्त साबित हुआ, हम कल सुबह 1 घंटे के अंदर अंदर मालूमात हासिल कर लेंगे कि तुमने सही पता बताया है या नहीं। कर्नल ने कहा। अनवर ने एक शहर का और एक मकान का पता बता दिया जो इस हद तक दुरुस्त था कि इब्तिदा में इसके वालिद वहीं रहते थे और 1 साल बाद इस शहर में मुंतकिल हो गए थे जहाँ ज़नोबिया रहती थी। पहला शहर एक पुरफिदा और सर्द शहर था जहाँ इसके वालिद गर्मियों का ज़माना गुजारा करते थे। अपने दोनों मकान उन्होंने इस वक्त फ़रोख्त किए थे जब मुल्क छोड़ने का इरादा किया था। अनवर ने शहर और इस घर का पता नहीं बताया जहाँ इसके पड़ोस में ज़नोबिया रहती थी। ये एहतियात करना इसने ज़रूरी समझा था। इस तरह इन्हें ये ख्याल आ सकता था कि वो और ज़नोबिया एक दूसरे से वाकिफ़ हों। इसका बताया हुआ पता वो नोट करके कर लिया गया। कर्नल ने कहा। सुबह 10 बजे तक मुझे इस बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद ही तुम्हारी बातों के बारे में कोई फैसला किया जा सकता है। तुम्हारी अब तक की बातों से मैं खासी हद तक मुतमईन हूँ, कर्नल ने कहा। शुक्रिया कर्नल, अनवर बोला। अब तुम आराम करो, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, कर्नल ने कहा। एक बार फिर शुक्रिया, अनवर बोला। बस सिर्फ ये बात खटक रही है कि जब हमारे हेलीकॉप्टरों ने तुम्हें तलाश कर लिया तो तुमने भागने की कोशिश क्यों की थी? कर्नल ने कहा। मुझे यकीन था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हुआ भी वही। दरअसल मैं खुद आपके हेडक्वार्टर में पेश होना चाहता था, अनवर ने कहा। कर्नल ने सर हिलाया और फिर वो अपने दोनों साथियों को आंखों से इशारा करके खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो लोग सुबह 10 बजे तक इस तरह की तरफ से मुतमईन हो सकते थे, लेकिन अनवर को अपना मिशन 10 बजे से पहले मुकम्मल करना था, जिसके लिए ज़रूरी था कि वो यहाँ से जितनी जल्दी मुमकिन हो फरार हो सके। क्या ज़नोबिया इसे यहाँ से फरार करा सकेगी? क्या वो अपने मुल्क को, अपनी फ़ौज को धोखा दे सकती थी जिसमें वो खुद भी थी? अनवर ने तकिए के नीचे से पर्चा निकालकर दूसरी तरफ करवट ली ताकि अगर कोई अचानक इसके खेमे में आए तो इसे पर्चा पढ़ते हुए ना देख सके। करवट लेने से इसकी रान में तकलीफ हुई थी जिसे इसने बर्दाश्त किया था। वो ज़नोबिया के हाथ की तहरीर थी। लिखा था, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, क्या सितम ज़रीफ़ी है कि कुदरत की कि जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं हादसाती तौर पर ही होते हैं। जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया था इसी वक्त मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे ये भी यकीन था कि तुम्हारी रान से गोली निकालने के लिए मुझे ही बुलाया जाएगा, क्योंकि दूसरी डॉक्टर एक मरीज ऑफिसर्स को देखने के लिए गई हुई हैं। इसकी वापसी में देर होगी। मैं तुमसे ये शिकायत नहीं करूँगी
कि तुमने फौज में अपनी शमूलियत के बारे में कुछ नहीं बताया। शिकायत का हक मुझे इसलिए नहीं पहुंचता कि मैंने भी तुमको ये नहीं बताया था कि मैं फ़ौज में हो गई हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम इसकी मुखालिफत करोगे, और गालिबन तुमने भी यही सोचा होगा। मैं एक आर्टिस्टिक जहन की मालिक हूँ। फ़ौज में मेरी शमूलियत गैर फितरी है, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। मैंने शायद तुम्हें बताया भी था कि मेरे एक करीबी अजीज़ फ़ौज में हैं। उन्होंने मेरे डैडी से कहा था कि मुझे डॉक्टर की हैसियत से फ़ौज की मेडिकल कोर में दाखिल करा दिया जाए। उन्होंने इस बारे में डैडी से क्या कहा था मुझे इल्म नहीं। मुख्तसर यह कि डैडी के दबाव पर मैं फ़ौज में आ गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि हम दूसरी बार भी हादसाती तौर पर मिले। तुम गालिबन अपनी फ़ौज की किसी खुफिया एजेंसी में हो। तुम्हें किसी खास काम से यहाँ भेजा गया होगा। ये मेरी समझ में नहीं आया कि तुम फौजी वर्दी में क्यों थे। जासूसों को ये लोग छोड़ते नहीं हैं। मेरी जान, मैं शदीद उलझन में हूँ कि तुम्हें यहाँ से बचाकर किस तरह निकाल सकती हूँ। अगर तुम्हारे जहन में कोई तदबीर हो तो मुझे लिखकर बताओ। लिख कर रख लेना। मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करने के बाद तुमसे यही कहकर जाऊंगी कि इम्कान यही है कि तुम अब तकलीफ महसूस नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे जहन में कोई तदबीर हो या तुम कुछ सोच सको तो लिख कर रख लेना। इसके बाद कराहना शुरू कर देना, जाहिर करना कि तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो। मुझे यकीनन बुला लिया जाएगा, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि तुमसे पूछगछ तो की ही जाएगी। मुमकिन है कि वो तुम्हारे बयान से मुतमईन ना हो और तुम्हारे साथ ना जाने क्या सलूक करें। कोशिश करूंगी कि तुम्हारे मामलात से बाखबर रह सकूं, मगर यकीन से नहीं कह सकती कि कामयाब रहूंगी। इस पर तुम्हें यकीनन हैरत नहीं होनी चाहिए कि मैं इस मुल्क की फ़ौज से गद्दारी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ तुम अजीज़ हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह। मुझे इस मुल्क और इस फ़ौज की से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकती हूँ। मैं अपनी हुकूमत को इसलिए पसंद नहीं करती कि इसकी पॉलिसी तुम्हारे मुल्क के खिलाफ जारहाना है। दरअसल मौजूदा वज़ीर आज़म अमन पसंद नहीं, जंगजूयाना जहनीत का मालिक है। अपनी तकरीरों से इसने यहाँ के अवाम की अक्सरियत को भी अपना हमनवा बना लिया है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि बदनीयती का नतीजा इस मुल्क के हक में नहीं जाएगा। देखो क्या होता है। मैं इंतज़ार करूँगी कि मुझे दोबारा बुलाया जाए। ख़त के आखिर में ज़नोबिया ने अपना नाम नहीं लिखा था। अनवर सोच में डूब गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़नोबिया इसकी क्या मदद कर सकती है और किस तरह कर सकती है। सोचने के लिए इसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था। अब इसके पास सिर्फ 9 घंटे थे। अगर कुछ किया जा सकता था तो इन 9 घंटों ही में किया जा सकता था, और 9 घंटे भी इस एतबार से नहीं थे कि फरार मुमकिन होने के बाद पादी सैमुअल तक पहुंचने में भी वक्त लगता, और कितना वक्त लगता इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इसे जल्दी जल्दी चंद सतरें लिखी। ज़नोबी, मेरे जहन में ना तो कोई तदबीर है और मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। सोच भी कैसे सकता हूँ। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि तुम मुझे यहाँ से किस तरह फरार करा सकती हो। तुम्हें ही सोचना होगा कि क्या तदबीर मुमकिन है। ये भी बता दूं कि 8 घंटे के अंदर अंदर किसी जगह पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अनवर ने लिखा। इबारत के आखिर में अनवर ने भी अपना नाम नहीं लिखा और पर्चा तकिए के नीचे रखकर आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। कोशिश कर रहा था कि चेहरे पर तकलीफ का तासुर भी ला सके। धीरे धीरे इसे कराहें बुलंद की तो वही लेफ्टिनेंट अंदर आया। क्यों शोर कर रहे हो? वो डांटने वाले अंदाज में बोला। गोली लगी है, कोई फूल नहीं लगा कि तकलीफ ना हो। कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है भाई, अनवर ने लजाजत से कहा। डॉक्टर साहिबा कहकर गई थी कि अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो इन्हें बुलवा लूँ। खामोश होकर वो यकायक इस तरह कर रहा जैसे जख्म में अचानक जोरदार टीस उठी हो। लेफ्टिनेंट के चेहरे पर नागवारी का तासुर कायम रहा और वो अनवर को खशमगीन निगाहों से देखता रहा और बाहर चला गया। अनवर को उम्मीद थी कि वो जाकर ज़नोबिया को इत्तला देगा या किसी से इत्तला भिजवाएगा। वो अपने कर्नल की ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि अनवर का ख्याल रखा जाए। 15 मिनट बाद ज़नोबिया खेमे में आई। इस मरतबा इसके साथ एक ही नर्स थी। इसने आते ही पूछा, क्या महसूस कर रहे हो? ज़रा ज़रा देर बाद टीसें उठती हैं, अनवर ने कराहते हुए जवाब दिया। तुम्हें शुगर तो नहीं है? ज़नोबिया अपने अपने लहजे में तशवीश पैदा की। है तो, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, अनवर ने कहा। कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन गलती मेरी भी है। डॉक्टर को ऐसी बातें खुद पूछना चाहिए। जो दवा मैंने लगाई है वो शुगर के मरीज़ के ज़ख्म पर नहीं लगानी चाहिए। फिर वो नर्स से बोली, ड्रेसिंग उतारो और ज़ख्म साफ़ करो। लेफ्टिनेंट इस वक्त भी खेमे में मौजूद था और इस मरतबा इसकी नज़र मुसलसल अनवर पर थी। मुमकिन नहीं था कि अनवर ज़नोबिया को इशारा करता कि पर्चा तकिए के नीचे है। वो बेचैनी महसूस करने लगा। नर्स ने ड्रेसिंग ख़त्म करके ज़ख्म साफ़ किया। फिर ज़नोबिया ने कोई और दवा या शायद पहले ही वाली दवा लगाकर ड्रेसिंग कर दी। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ज़नोबिया ने पूछा। यकायक कुछ ठंडक सी पड़ गई है, अनवर ने कहा। मुझे भी यही उम्मीद थी, ज़नोबिया ने कहा और इसका तकिया ठीक करने लगी। वो बहुत ज़हीन थी। इसने खुद ही समझ लिया था कि अनवर का पर्चा तकिए के नीचे ही होगा। जब भी कुछ महसूस करो और मेरी ज़रूरत हो लेफ्टिनेंट को बता देना, ज़नोबिया ने कहा और नर्स के साथ खेमे से चली गई।
खाना तो खा के चले होगे तुम इस मर्दबार औरत के घर से, लेफ्टिनेंट ने चुपते हुए लहजे में कहा। अनवर को यकीन हो गया कि इसने ठीक सोचा था। गांव से इसके निकलते वक्त जो हेलीकॉप्टर दिखाई दिया था वो यकीनन इस गांव में उतरा था और इन लोगों को मालूम हो गया था कि अनवर किसके घर में काम करने के बाद वहां से कहीं चला गया है। हाँ, अनवर ने कहा, लेकिन चाय की ख्वाहिश है। मिल जाएगी, लेफ्टिनेंट ने खुदरे से लहजे में जवाब दिया और खेमे से बाहर चला गया। अनवर को अभी नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन सोच सोच कर दिमाग बुरी तरह थक गया था। इसे वाकई चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी। चाय पीने के बाद भी इसको वक्ती दिमागी सुकून तो मिला, लेकिन सोच का धारा तो मुसलसल बह ही रहा था। इसे यह फिक्र लाहक थी कि ज़नोबिया अस खुद इसके लिए कुछ कर सकेगी या नहीं, और कर सकेगी तो क्या कर सकेगी। कुछ देर बाद इसके खेमे में दूसरा लेफ्टिनेंट आ गया। गालिबन हिदायत यही की गई थी कि अनवर को खेमे में ज़्यादा देर के लिए अकेला ना छोड़ा जाए। अगरचे राम के जख्म की वजह से वो दौड़ नहीं सकता था और लंगड़ा कर चलने में भी दुश्वारी और तकलीफ होती, लेकिन नामुमकिन था कि खेमे के बाहर भी किसी को पहरे पर ना खड़ा किया हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे अनवर के आसाबी तनाव में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इसके मिशन की तकमील के वक्त में कमी होती जा रही थी। 2 बज चुके थे जब ज़नोबिया कुछ परेशान सी वहां आई। मैं यहाँ अपना मोबाइल तो नहीं भूल गई, ज़नोबिया ने कहा। मैंने तो नहीं देखा डॉक्टर साहिबा, अनवर ने जवाब देते हुए समझ लिया था कि ज़नोबिया ने वहां आने का ये जवाब बनाया है कि वो अपना मोबाइल भूल गई है। और कहीं तो मैं गिराकर नहीं गई हूँ। ज़नोबिया ने अनवर के बिस्तर पर इधर उधर ढूंढने की अदाकारी की। मैं सो चुकी होती हूँ इस वक्त तक, लेकिन 2 बजे मेरी एक कॉल आनी थी जो नहीं आई, तो मैंने अपना पर्स देखा तो मोबाइल गायब था। ज़नोबिया का अंदाज बड़बड़ाने का सा था, जैसे अपने आप से बातें कर रही हो। फिर वो लेफ्टिनेंट से बोली, तुमने तो नहीं देखा? जवाब आई थी, यहाँ मैं नहीं था, दूसरे की ड्यूटी थी, लेकिन अगर इसने भी आपका मोबाइल देखा होता तो आपको पहुंचा देता। अपना सर जरा तकिए से हटाओ, ज़नोबिया ने अनवर से कहा। शायद वहाँ। अनवर ने अपना सर थोड़ा सा उठाया। ज़नोबिया ने तकिया थोड़ा सा उठाया और फिर रखती हुई बड़बड़ाई, दिमाग खराब हो गया है मेरा, मोबाइल तकिए के नीचे तो नहीं भूला जा सकता, मैं ही अपने खेमे में रखकर भूल गई होंगी, तलाश करती हूँ जाकर, ज़नोबिया बोली। वो जितनी तेज़ी से आई थी उतनी ही तेज़ी से वापस चली गई। लेफ्टिनेंट वहीं पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अनवर को यकीन था कि ज़नोबिया इसके तकिए के नीचे कोई खत छोड़कर गई है। इसी खत के लिए इसने मोबाइल गुम होने का बहाना बनाया था। अब अनवर को वो खत तकिए के नीचे से निकालने के लिए एक ऐसे मौके की तलाश थी जब लेफ्टिनेंट इसकी तरफ मुतवज्जा ना होता। ऐसा मौके से 15-20 मिनट बाद मिला, जब अनवर ने समझा कि वो खेमे से जा रहा है। अनवर ने जल्दी से पर्चा निकाल लिया और फिर जल्दी से अपने जिस्म के नीचे भी छुपा लिया, क्योंकि लेफ्टिनेंट बाहर झांक कर वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा था। इससे सिगरेट निकाल कर सुलगाया। गालिबन वो सिगरेट सुलगाने से पहले झांक कर ये देख आया था कि आसपास इसका कोई ऑफिसर तो नहीं है। अनवर ने पर्चा पढ़ने के लिए करवट ले ली। पर्चे में लिखा था, पहले तो मैंने यही लिखा था कि तुम अपने फरार के लिए कोई तदबीर सोच लो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जब मैं अपने खेमे में जा लेटी तो सोचती रही कि तुम इर्द गिर्द के माहौल और हालात से बेखबर हो, इसलिए कोई तदबीर नहीं सोच सकोगे। इस बारे में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने कई तदबीरें सोची और किसी न किसी वजह से रद्द भी कर दी। आखिर जब मैंने एक तदबीर पर इक्तफा कर लिया तो फैसला किया कि अब किसी तरह तुम्हारे पास जाकर ये पर्चा छोड़ाऊँ। तदबीर खतरनाक है, लेकिन मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं सोच सकी कि तुम मुझे यरगमाल बनाकर इन लोगों को मजबूर करो कि ये तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करें। इसके लिए तुम्हें रिवॉल्वर की ज़रूरत होगी। ये काम तुम्हें किसी तरह खुद करना होगा। लेफ्टिनेंट की कमर से रिवॉल्वर लटका हुआ है, किसी तरह वो हासिल करना होगा तुम्हें। तुम ये काम कर सके तो गुलू खलासी हो जाएगी। मैं कोई और तदबीर नहीं सोच सकी। जब तुम इसमें कामयाब हो जाओ तो किसी तरह मुझे बुलवाना। मुझे एहसास है कि जख्मी टांग की वजह से ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन किसी तरह हिम्मत करना, किसी बहाने से इसे अपने करीब बुलाना। वो करीब आ जाएगा तो झपट कर रिवॉल्वर निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद मुझे बुलवाने के लिए तुम इसी को मजबूर कर सकते हो। मैं ये खत तुम्हारे तकिए के नीचे छोड़ने के बाद अपने खेमे में बेचैनी से तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करूंगी। अनवर ने पर्चा तोड़ मरोड़ कर अपने लिबास में छुपा लिया। मुनासिब तो ये होता कि वो ज़नोबिया के खतूत जलाकर ज़ाया कर देता, लेकिन इसका मौका नहीं मिल सकता था। अब वो सीधा होकर लेट गया और लेफ्टिनेंट की तरफ देखने लगा, जो सिगरेट पी चुका था। चंद मिनट कुछ सोचकर इसने लेफ्टिनेंट को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, दोस्त, तुम सिगरेट पीते हो, क्या मुझे एक सिगरेट दोगे? लेफ्टिनेंट ने इस्पात में सर हिला दिया और जेब में हाथ डालता हुआ उठकर अनवर की तरफ बढ़ा। वो पहले लेफ्टिनेंट की तरह खराट और खुदरे मिजाज का नहीं था। पहला तो ऐसे था कि अनवर की फरमाइश पर उसे झड़क देता। मुझे खुशी है कि तुम एक घटिया मुल्क की फौज से भाग कर निकले हो और हमारे साथ शामिल होना चाहते हो, लेफ्टिनेंट ने करीब आते हुए कहा और एक सिगरेट निकालकर अनवर को दिया। अनवर ने सिगरेट होंठों में दबाकर कहा, अब इसे सुलगा भी दो दोस्त। इसकी बात पूरी होने से पहले ही लेफ्टिनेंट ने लाइटर निकाल लिया था। वो अनवर के होंठों में दबा हुआ सिगरेट सुलगाने के लिए इस पर झुका।
इस वक्त अनवर के दिल की धड़कनें कुछ और तेज हो चुकी थीं। इसने करवट भी ले ली थी ताकि झपट कर रिवॉल्वर इसके होल्स्टर से निकालने में दुश्वारी ना हो। इस वक्त इसे बहुत तेजी दिखाने की जरूरत थी। अगर वो रिवॉल्वर हासिल करने में नाकाम रहता तो अब तक के किए किराए पर पानी फिर जाता। एक फर्जी कहानी सुनाकर इसने इन लोगों को बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया था, लेकिन रिवॉल्वर झपटने की कोशिश में नाकामी के बाद वो लोग इसका बहुत बुरा हश्र करते। लेकिन अपने बुरे हश्र से ज्यादा इसे अपने मिशन की कामयाबी से दिलचस्पी थी। लेफ्टिनेंट इसके होठों में दबा सिगरेट सुलगाने के लिए इस पर झुका ही था कि अनवर ने इसके होल्स्टर पर झपट्टा मारा और रिवॉल्वर हासिल करने में कामयाब हो गया। दूसरे हाथ से इसने लेफ्टिनेंट को धक्का भी दे दिया। धक्के से वो लुढ़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। खुद अनवर के जख्म भी झटके की वजह से बहुत जोर की ठेस उठी थी, जिसे इस वक्त नजरअंदाज करना ही वक्त का तकाजा था। खबरदार, अनवर ने रिवॉल्वर का रुख लेफ्टिनेंट की तरफ करते हुए तेज शर्तगोशी की। तुम्हारी कोई भी गलत हरकत तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी। मैं घटिया फौज का बहुत घटिया आदमी हूँ, लेकिन मेरा निशाना बहुत सच्चा है। गोली तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी, अनवर ने कहा। लेफ्टिनेंट हक्का बक्का खड़ा रह गया। अब अनवर ने जरा सा रुककर कहा, अब फिर मेरे करीब आओ। तुम्हें इस तरह खड़ा होना है कि रिवॉल्वर की नाल तुम्हारे पहलू से लगी रहेगी, लेकिन कोई अंदर आएगा तो इसे दिखाई नहीं देगी। फिर तुम चीख चीख कर अपने कर्नल साहब को आवाज़ दोगे और ये भी कहोगे कि इस लेडी डॉक्टर को भी बुलाएं। मैं इसका नाम नहीं जानता। क्या नाम है उसका? ज़नोबिया, कैप्टन ज़नोबिया, लेफ्टिनेंट ने अटकती हुई आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है, मेरे करीब आ जाओ और मेरी हिदायत पर अमल करो। लेफ्टिनेंट खौफजदा से करीब आया और इसी तरह खड़ा हो गया जैसा अनवर ने कहा था। अनवर ने रिवॉल्वर की नाल इसकी कमर से लगा दी। मैं आने वालों से जो कुछ कहूँ इसकी नफी हरगिज ना करना, वरना। अनवर ने धमकी आमेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया, फिर रुककर बोला, शोर मचाओ। लेफ्टिनेंट को अपनी मौत सर पर खड़ी नजर आ रही थी। इसने इसी तरह चीखना शुरू कर दिया जिस तरह अनवर ने कहा था। इसकी चीखों पुकार सुनकर कई फौजी बेतहाशा अंदर घुस आए। उनमें से एक कैप्टन भी था। कैप्टन ज़नोबिया को बुलाओ, लेफ्टिनेंट ने उनसे कहा। वो कर्नल का नाम लेना शायद भूल गया था। अनवर के लिए इसकी कोई भी अहमियत ना थी। इसे यकीन था कि कर्नल को इत्तला हो ही जाएगी। क्या बात है? किसी ने अनवर की तरफ देखते हुए पूछा। अनवर ने पहले ही से अपने चेहरे पर तकलीफ के आसार पैदा कर लिए थे। डॉक्टर ज़नोबिया, बहुत तकलीफ में हूँ। वो इस तरह बोला जैसे वाकई शदीद तकलीफ में हो। इतनी जोर से चीखने की क्या जरूरत थी? कैप्टन ने सख्त लहजे में लेफ्टिनेंट से कहा। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर एक फौजी से बोला, डॉक्टर को बुलाओ। एक फौजी ने लेफ्टिनेंट की तरफदारी में दबी दबी जबान से कहा, कर्नल साहब का जो हुक्म था कि इस कैदी का ख्याल रखा जाए। कैप्टन ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। इत्तेफाक से ज़नोबिया और कर्नल साथ साथ ही खेमे में दाखिल हुए। आज सोना शायद मेरे मुकद्दर में नहीं है। ज़नोबिया के लहजे में नागवारी थी। वो अनवर की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब क्या हो गया? अनवर ने अपने गले पर उंगली रखी और फिर इसी हाथ से नफी का इशारा किया। बोला नहीं जा रहा है? ज़नोबिया ने पूछा। अनवर ने इस बात में सर हिला दिया। ये नर्स कहाँ मर गई है? ज़नोबिया ने फौजियों की तरफ देखते हुए झिंझलाकर कहा। ज़नोबिया बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ये अनवर के लिए बेहतरीन मौका था। ज़नोबिया ने यकीनन जानबूझकर खुद को ऐसी पोजीशन में रखा था कि अनवर को अपने काम में दुश्वारी ना हो। इसने लेफ्टिनेंट को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा और फिर फौरन ही ज़नोबिया का हाथ पकड़कर इसे ऐसा झटका दिया कि इसकी पुश्त अनवर की तरफ और चेहरा फौजियों की तरफ हो गया। साथ ही इसने रिवॉल्वर की नाल ज़नोबिया की कनपट्टी पर रख दी। कर्नल, अनवर ने ऐसी आवाज में कहा जैसे गुर्राया हो। कर्नल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। धोखा! जंग में ये सब कुछ होता है कर्नल, अनवर ने कहा। और अब तो मेरी रवानगी के लिए एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करोगे। तुम्हारी डॉक्टर मेरे साथ जाएगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। अगर किसी चालबाजी की कोशिश की तो मैं मरते मरते भी तुम्हारी इस डॉक्टर को दूसरी दुनिया की सैर करा दूंगा। और हाँ, हेलीकॉप्टर में 2 पैराशूट भी होने चाहिए। फौजी बेहस और हरकत खड़े रहे। अनवर को यकीन था कि ज़नोबिया ने अपने चेहरे पर खौफ के तासुरात पैदा कर लिए होंगे। इसने यह भी महसूस किया कि वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। मुंह क्या तक रहे हो? अनवर गरजा। 10 मिनट के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। इसमें पानी का बंदोबस्त भी होना चाहिए, अनवर ने कहा। कर्नल ने कैप्टन को इशारा किया और कैप्टन तेजी से चलता हुआ खेमे से निकल गया। खेमे में चंद लम्हे तक मुकम्मल सकूत रहा। फिर ज़नोबिया ने अपना सर थोड़ा सा घुमाकर कनखियों से अनवर की तरफ देखते हुए भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक किया था? मजबूरी है डॉक्टर, अनवर ने कहा। अपने फरार के लिए कोई और तदबीर मेरे जहन में नहीं आई। अगर मैं तुम्हारी बजाय इस लेफ्टिनेंट को यरगमाल बनाता तो वो ज्यादा मौसर इकदाम ना होता। मोहरा शतरंज की बसात का हो या फौज की बिसात का, हर मोहरे की अपनी अपनी अहमियत होती है। तुम डॉक्टर भी हो और कैप्टन भी। लेफ्टिनेंट की बनिस्बत तुम्हारी अहमियत ज्यादा है, अनवर ने कहा। ज़नोबिया खामोश रही। इसे बेबस करने और लेफ्टिनेंट को धक्का देने के बायस अनवर के जख्म की तकलीफ बढ़ गई थी।
लेकिन जब जिंदगी और मौत का खेल हो रहा हो तो ऐसी तकलीफों की हैसियत सानवी होती है। अनवर को यह अंदाजा भी था कि चलने में भी इसे दुश्वारी होगी। इसे जनोबिया का सहारा इस तरह लेना पड़ता कि इस पर इसकी गिरफ्त भी मजबूत रहे। वो जनोबिया की कमर जकड़े हुए था और बिस्तर पर बैठ चुका था। मुझे एक रिवॉल्वर और चाहिए कर्नल, अनवर बोला। कर्नल ने एक लेफ्टिनेंट को इशारा किया। वो होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर अनवर की तरफ बढ़ा। आगे नहीं आओ, अनवर गुर्राया। रिवॉल्वर जमीन पर रखकर इस तरह ठोकर मारो कि मेरे करीब आ जाए। लेफ्टिनेंट ने एक मरतबा फिर कर्नल की तरफ देखा और फिर वही किया जो उससे अनवर ने कहा था। रिवॉल्वर जनोबिया के पैर के करीब आकर रुका। इसे मेरे करीब सुरका दो डॉक्टर, अनवर ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। जनोबिया ने ऐसा ही किया। रिवॉल्वर उठाने के लिए अनवर को थोड़ा सा झुकना पड़ा, लेकिन वो बराह रास्त रिवॉल्वर की तरफ देखने की बजाय कनखियों से फौजियों की तरफ देख रहा था। एक लेफ्टिनेंट ने इसे गाफिल समझकर जल्दी से अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन एक धमाका हुआ और रिवॉल्वर इसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरा। फायर अनवर ही ने किया था। देख लिया कर्नल, अनवर बोला। मेरा निशाना कितना सच्चा है। मैं गोली इसके सीने में भी उतार सकता था, लेकिन मैं इस वक्त ऐसे मूड में नहीं हूँ, अनवर ने कहा। हकीकत ये थी कि अनवर इन लोगों को अपनी सच्ची निशानाबाजी से मरऊब करना चाहता था। लेफ्टिनेंट का वो हाथ थोड़ा सा जख्मी हो गया था, जिससे खून के कतरे टपकने लगे थे। तुम जाकर किसी से अपनी ड्रेसिंग कराओ, अनवर ने इसी से कहा। लेफ्टिनेंट ने कर्नल की तरफ देखा। मुतफक्के कर्नल ने इस बात में सर हिला दिया। लेफ्टिनेंट खेमे से चला गया। अब अनवर के बाएं हाथ में भी रिवॉल्वर था। गोली से दाएं हाथ के रिवॉल्वर से चलाई थी। दफतन जनोबिया बड़े जज्बाती अंदाज से बोली, मुझे मर जाने दे कर्नल, मेरी परवाह ना करें, दुश्मन को बचकर नहीं निकलना चाहिए। शट अप, अनवर ने कहते हुए बाएं हाथ के रिवॉल्वर का दस्ता जनोबिया की कमर पर मारा। जनोबिया के मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। तकलीफ अनवर को भी हुई थी, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी ही हरकत करने की जरूरत थी। अचानक जनोबिया ने मचलकर अनवर की गिरफ्त से इस तरह निकल कर जाना चाहा कि निकल ना सके। गोली मार दूंगा मैं तुम्हें डॉक्टर, अनवर ने दांत पीसे। कैप्टन जनोबिया, कर्नल जोर से बोला, ऐसी हरकतें मत करो। मैं देखता हूँ कि ये क्या चाहता है। ये फरार होना चाहता है कर्नल, जनोबिया ने बनावटी अंदाज में हाँफते हुए कहा। और क्या चाहेगा ये? इसने वो दो पैराशूट मांगे हैं। इसका मतलब है कि ये मुझे भी हेलीकॉप्टर में अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता है। समझ रहा हूँ मैं, कर्नल ने कहा, लेकिन ऐसी कोई हरकत ना करो कि हम तुम्हें फौरी तौर पर खो दें। बाद में देखेंगे कि ये क्या करेगा, कर्नल ने कहा। अचार डालूंगा तुम्हारी डॉक्टर का, अनवर इस अंदाज में हंसा जैसे हजियानी ही कहा जा सकता था। कर्नल उसे घूर कर रह गया। अनवर ने कनखियों से देखा कि जनोबिया ने अपने चेहरे पर गुस्से के तासुरात तारी कर लिए थे। वो इस वक्त अदाकारी करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अगर इसकी अदाकारी कच्ची भी थी तो इस कशीदा माहौल में कोई इस पर तवज्जो नहीं दे सकता था। 10 मिनट हो गए कर्नल, अनवर ने गुर्राने के से अंदाज में कहा। हेलीकॉप्टर? वो बात अधूरी छोड़कर कैप्टन को देखने लगा, जो इसी वक्त खेमे में दाखिल हुआ था। कर्नल ने इसी को हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करने के लिए भेजा था। इसने कर्नल को बताया कि हेलीकॉप्टर तैयार है। कितनी दूर है? अनवर ने इसी से पूछा। 40 गज के करीब, वो बोला। ठीक है, तुम लोग बाहर निकलो, अनवर ने कहा। मैं तुम्हारी डॉक्टर के साथ बाद में निकलूंगा। सिर्फ एक आदमी हेलीकॉप्टर तक मेरी रहनुमाई करे, कोई और पीछे ना आए। कोई शरारत की तो समझ लो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हारी डॉक्टर के अलावा भी एक दो को ठिकाने लगा दूंगा, अनवर ने कहा। कर्नल खेमे से जाने के लिए मुड़ गया। इसके पीछे दूसरों के कदम भी उठे। कर्नल, जनोबिया ऐसे अंदाज में बोली जैसे फरियाद कर रही हो। हिम्मत रखो कैप्टन, कर्नल ने सर घुमाकर इसकी तरफ देखा और फिर बाहर निकल गया। इसके पीछे बाकी भी चले गए। अब तक सब ठीक जा रहा है, जनोबिया ने सरगोशी में अनवर से कहा। तुम्हें चलने में दुश्वारी होगी, मेरा सहारा लेकर चलना। यही करूंगा, बोलो मत। किसी वक्त दीवारें भी सुन सकती हैं, अनवर ने भी सरगोशी ही की थी। 1 मिनट बाद ही जनोबिया अनवर खेमे से बाहर निकले। जनोबिया बाईं जानिब थी। अनवर ने बायां हाथ इसके बाएं कंधे पर जमा रखा था। इसी हाथ में वो रिवॉल्वर भी था जो अनवर ने बाद में एक लेफ्टिनेंट से लिया था। दाएं हाथ में वो रिवॉल्वर था जो इसने छीना था। कैप्टन करीब ही मौजूद था। बाकी फौजी खासे फासले पर खड़े थे। अनवर ने इन लोगों को घूरते हुए चीख कर कहा, तुम सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने किसी को भी देखा तो मेरे रिवॉल्वर से शोले उबल पड़ेंगे, अनवर ने कहा। इस धमकी के बाद वो सब इधर उधर कहीं गायब हो गए। कैप्टन ने इनकी रहनुमाई के लिए टॉर्च रोशन कर ली थी। अनवर टांग की तकलीफ बर्दाश्त करता हुआ जनोबिया के सहारे आगे बढ़ता रहा। 40 गज का फासला इसके लिए 4 फरलांग जैसा साबित हुआ। इस दौरान में जनोबिया सर मोड़ मोड़ कर पीछे देखती रही, जैसे इसे उम्मीद हो कि इसकी मदद के लिए कोई आएगा, लेकिन दरअसल वो उकुब से बाखबर रहना चाहती थी। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला हुआ था। फौजियों में से किसी ने अब तक कोई शरारत नहीं की थी। जनोबिया को जकड़े हुए हेलीकॉप्टर पर सवार होना आसान नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह ये मरहला भी तय हो गया। अनवर ने पायलट की सीट संभाल ली थी। तुम उड़ाना जानते हो? जनोबिया ने पूछा। मैं भी फौज में हूँ जनोबी, अनवर ने अतराफ का जायजा लेते हुए इंजन स्टार्ट किया। फ़ोन पर तुमसे बातें होती थीं,
तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि शायद तुम मुखालिफत करती। इसलिए मैंने भी नहीं बताया था। ज़नोबिया फीके से अंदाज में मुस्कुराई, फिर चौंके हुए अंदाज में बोली, फ्यूल चेक कर लिया? खुद इसकी नज़रें भी फ्यूल बताने वाली सुई पर जम गई थी। हाँ, फुल है, अनवर ने कहा। तुम आखिर यहाँ पर आए क्यों थे? ज़नोबिया ने पूछा। कोई प्याम है मेरे पास जो मुझे 9-10 बजे तक किसी को पहुँचाना है, अनवर ने कहा। अभी तो खासा वक्त है। तुम्हारी राम की क्या हालत है? ज़नोबिया ने पूछा। मेरा ख्याल है कि बैंडेज मुतासिर हुई है, खून रस रहा है, लेकिन ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, अनवर ने कहा। मेरे कोट की जेबों में इस किस्म का सब कुछ सामान मौजूद है कि मैं दोबारा बैंडेज कर सकूं। ज़नोबिया सफ़ेद कोट पहने हुए थी। मुझे ख्याल था कि ऐसा ही होगा। हेलीकॉप्टर अब ज़मीन से बुलंद होने लगा था। तुम कामयाबी से बच निकले हो, लेकिन मुझे अंदेशा है कि ये 100% कामयाबी नहीं होगी। हेलीकॉप्टर हमारा ताकुब ज़रूर करेंगे, ज़नोबिया ने कहा। अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अनवर ने कहा। वो किसी और हेलीपैड से उड़ेंगे, ज़नोबिया बोली। देखा जाएगा। यह अजीब इत्तेफाक है कि हम दूसरी बार भी हादसाती तौर पर मिले हैं, और इस मरतबे भी मैं तुम्हें जख्मी ही मिला, अनवर ने कहा। तुम्हें 2 पैराशूट्स का ख्याल क्यों आया था? ज़नोबिया ने कहा। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता ज़नोबी, अनवर ने जज्बाती लहजे में कहा। तुम अब अपनी फौज में वापस नहीं जाओगी, जीना हो या मरना हो, अब हम साथ ही रहेंगे। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। मुझे नहीं मालूम कि हेलीकॉप्टर सही सिमत में जा रहा है या नहीं। तुम तो इस इलाके में अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे एक ऐसी बस्ती तक पहुंचना है जहां एक गिरजा बना हुआ है और नुमाया तौर पर दिखाई देता है, अनवर ने कहा। तब वाकई परवाज गलत सिमत में है, ज़नोबिया ने कहा। 75 डिग्री के जाविये से दाएं जानिब मुड़ो। मैंने देखी है वो बस्ती। तुम्हें वहाँ किसी से मिलना है? कोई पैगाम इसको देना है? ज़नोबिया ने कहा। हाँ। ओह, क्या हुआ? ज़नोबिया ने पूछा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। 2 हेलीकॉप्टर हमारे ताकुब में लग चुके हैं, अनवर ने कहा। ज़नोबिया ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। फिर अब क्या करोगे? यही सोचना है, अनवर ने कहा। वहाँ पर हमला तो नहीं करेंगे, सिर्फ निगरानी मकसद है उनका। वो जानना चाहते होंगे कि तुम मुझे लेकर कहाँ जाते हो, ज़नोबिया ने कहा। यही तो इनको मालूम नहीं होना चाहिए। ओह, तुम रुख मोड़ रहे हो, ज़नोबिया ने कहा। हाँ, अनवर बोला। इनको ये इशारा भी नहीं मिलना चाहिए कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, अनवर बोला। इस तरह कैसे होगा? ज़नोबिया ने कहा। हेलीकॉप्टर की तजवीज़ तुम्हारी थी, इसका मतलब है कि तुम भी हेलीकॉप्टर उड़ाना जानती हो, अनवर ने कहा। जाहिर है, वरना मैं ये तजवीज़ क्यों रखती, ज़नोबिया ने कहा। एक सूरत ये हो सकती है कि, अनवर कुछ कहते कहते रुका, फिर से पूछा, तुम हेलीकॉप्टर को कम से कम कितनी बुलंदी तक नीचे ला सकती हो? अनवर ने पूछा। पायलट की सीट तुम मुझे देना चाहते हो? ज़नोबिया ने पूछा। हाँ, क्योंकि वो हमारा ताकुब कर रहे हैं, इसलिए पैराशूट तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले मैंने ये सोचा था कि हम पैराशूट के जरिए कूद जाएंगे और हेलीकॉप्टर किसी चट्टान से टकराकर तबाह हो जाएगा, लेकिन अब जरूरी यह है कि तुम हेलीकॉप्टर को इतना नीचे लेकर जाओ कि मैं कूद कर उतर जाऊं। इस तरह इनकी नज़रों से बचा जा सकता है। तुम हेलीकॉप्टर आगे निकाल कर ले जाना। लेकिन, अनवर ने कहा। लेकिन क्या? ज़नोबिया बोली। वापसी के लिए मैं तुमसे रब्ता तो नहीं कर सकता, बस ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम बताऊं। इस टाइम पर तुम हेलीकॉप्टर इसी जगह ले आओ जहां मैं कूद चुका हूँगा, लेकिन इसमें भी मुश्किल ये है कि मैं टाइम नहीं बता सकता। मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मुझे अपना काम मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा, अनवर ने कहा। मैंने सोच लिया था कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। ज़नोबिया ने अपने कोट की जेब से एक मोबाइल निकालकर अनवर की तरफ बढ़ाया। इसके ज़रिए तुम मेरे मोबाइल से रब्ता कर सकते हो, ज़नोबिया बोली। गुड, अनवर ने कहा। ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। बस, तो अब इसके मुताबिक अपना लाइहा अमल बनाओ, ज़नोबिया ने कहा। कूदने से मेरी टांग पर क्या असर पड़ेगा? अनवर ने मुतफक्किर लहजे में कहा। मैं चल भी सकूंगा या नहीं? ये तो वाकई तशवीश की बात है, लेकिन तुम कूदोगे क्यों? जब तुम्हें हेलीकॉप्टर में वापस आने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो उतरने के लिए भी सीढ़ी इस्तेमाल की जा सकती है, ज़नोबिया ने कहा। अनवर ने कदरे तवील सांस लेकर कहा। सीढ़ी का ख्याल ही नहीं आया था, लेकिन शायद इनकी तकलीफ की वजह से मेरा दिमाग भी ठीक काम नहीं कर रहा, अनवर ने कहा। ओह, ज़नोबिया के मुंह से अचानक निकला। तुमने हेलीकॉप्टर का रुख फिर बस्ती की तरफ किया है? हाँ, अनवर ने कहा। जाना तो मुझे वही है। अगर मैं कहीं ज़्यादा दूर हेलीकॉप्टर से उतरा तो इतनी दूर तक चलना मुमकिन नहीं होगा। बस्ती के करीब ही किसी जगह उतरना ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि इस बस्ती की तरफ जाते जाते हमने अपना रुख बदला था और अब फिर इसी तरफ जा रहे हैं। वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि किधर जाना चाहिए, अनवर ने कहा। इस बारे में भी सोच लिया है मैंने। ताकुब करने वाले हेलीकॉप्टर इतने फासले से ताकुब कर रहे हैं कि अगर हम किसी बड़े टीले या किसी चट्टान की आड़ में जाकर इनकी नज़रों से ओझल हो जाएं, तो इस जगह तक पहुंचने में इन्हें कुछ वक्त तो लगेगा। बस इसी वक्त से फ़ायदा उठाना होगा। हेलीकॉप्टर को बहुत तेज़ी से नीचे ले जाकर सीढ़ी लटकाना होगी। मेरे उतर जाने के बाद तुम हेलीकॉप्टर को फिर ऊपर ले जाना। आड़ होने की वजह से वो नहीं देख सकेंगे कि मैं हेलीकॉप्टर से उतर गया हूँ।
अनवर ने कहा। राह में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले और चट्टानें तो हैं और बस्ती भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब हेलीकॉप्टर मुझे संभालना चाहिए, ज़नोबिया ने कहा। यही मैं भी कहने वाला था कि अब तो मेरी सीट पर आ जाओ, अनवर बोला। उन्होंने सीट तब्दील की और ज़नोबिया ने बेइख्तियार कहा, सीट तो तुम्हारे खून से भीगी हुई है अनवर। इसके लहजे में बेहद तशवीश थी। हाँ, मुझे भी महसूस हो चुका है कि खून अब कुछ तेज़ी से रस रहा है। तकलीफ भी खासी बढ़ गई है, लेकिन मुझ में क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत है। तुमने मेरी आवाज़ और लहजे में तकलीफ महसूस की होगी, अनवर ने कहा। महसूस ना करना और बात है, तकलीफ में तो हो तुम। बस्ती तक का फासला कैसे तय करोगे, ज़नोबिया ने कहा। मैं अपना काम मुकम्मल करने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ। तुम जब अंदाज़ा लगा लो कि पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होने वाला है और बस्ती करीब आ गई है, तो तुम हेलीकॉप्टर को तेज़ी से नीचे लेकर जाना, ऐसी आड़ में कि वो लोग मुझे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ना देख सकें, अनवर ने कहा। तो 2.5 मील पैदल चलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अनवर। तुम्हारा खून बहुत रस रहा है, इससे कमजोरी भी बढ़ती चली जाएगी, ज़नोबिया ने शदीद तशवीश भरे लहजे में कहा। बहुत खून है मेरे जिस्म में, तुम इसकी परवाह ना करो, अनवर बोला। इस जवाब से ज़नोबिया की तशवीश कम नहीं हो सकी थी। इसी वक्त इसने हेलीकॉप्टर को नीचे करना शुरू कर दिया। क्या बस्ती करीब आ गई है, अनवर ने तेजी से पूछा। हाँ, ज़नोबिया ने कहा, और यकीनन तुम्हारी कमजोरी बढ़ी है, जिसका असर तुम्हारी बसारत पर भी पड़ा है। तुम 2 जुगनू से चमकते हुए नहीं देख पा रहे, जो दरअसल बस्ती की रोशनियां हैं, ज़नोबिया ने कहा। अनवर ने अपनी आंखों पर जोर दिया। इसे जुगनू चमकते हुए दिखाई दिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे गायब हो गए। ओह, अनवर के मुंह से निकला। मैंने देख लिया था, लेकिन अब वो मेरी नज़रों से भी ओझल हो चुके हैं। हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, ज़नोबिया ने जवाब दिया। तो अब मैं सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाऊं, अनवर ने कहा। ज़नोबिया ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। वो यकीनन मुतफक्कर थी और कुछ सोचने लगी थी। हेलीकॉप्टर खासा नीचे जाकर मौलक हो गया। नहीं अनवर, ज़नोबिया बोली, मैं कुछ और सोच रही हूँ। हम पैराशूट ही के जरिए हेलीकॉप्टर से छलांग लगाएंगे। हेलीकॉप्टर किसी चट्टान से टकराकर तबाह हो जाएगा। नीचे उतरकर मैं तुम्हारी डान की ड्रेसिंग करूंगी, इसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। 2-2.5 मील से कम फासला नहीं होगा यहाँ से बस्ती का। तुम इस हालत में वहां नहीं पहुंच पाओगे। ये सब कुछ ज़नोबिया ने बहुत तेजी से कहा था। हेलीकॉप्टर ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही हो ज़नोबिया, अनवर जल्दी से बोला। हम किसी और जगह आड़ में जाएंगे। हमें पैराशूट के जरिए छलांग लगाने के लिए बुलंदी दरकार होगी, ज़नोबिया ने कहा। लेकिन, अनवर बोला। ओह, ज़नोबिया के मुंह से निकला। ये तो शायद कुदरत हमारी मदद करना चाहती है। क्या मतलब? हेलीकॉप्टर अब ऊपर उठने के साथ एक तरफ बढ़ने भी लगा है। वक्त भी नहीं रहा था उतरने का, ज़नोबिया ने कहा। मैं अब इन दोनों हेलीकॉप्टरों को देख रही हूँ। इसका मतलब है कि उन्होंने भी हमें देख लिया होगा। अनवर झिंझला सा गया, लेकिन बोलते वक्त इसने अपने लहजे पर काबू रखा। तुमने बातों में कुछ ज्यादा ही वक्त ज़ाया कर दिया है। तुम हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए बेताब हो, इसलिए ये महसूस किया है तुमने। वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं किया मैंने, ज़नोबिया ने कहा। कुदरत हमारी क्या मदद करना चाहती है, अनवर ने पूछा। जिस जगह हेलीकॉप्टर मौलक था, इसके आगे के पहाड़ में एक बहुत बड़ा गार है, इतना बड़ा कि हेलीकॉप्टर इसमें लेकर जाया जा सकता है। मैं हेलीकॉप्टर इसी में लेकर जाती हूँ, लेकिन इस वक्त तक वो दोनों हेलीकॉप्टर मुझे दिखाई दे गए। वो हेलीकॉप्टर को गार में जाते देख लेते, ज़नोबिया ने कहा। तो इधर उधर चक्कर लगाकर फिर उधर ही चलो। मैं उसके हक में नहीं हूँ कि हम दोनों पैराशूट्स के जरिए उतरें और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाए। वापसी के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं है हमारे पास, अनवर ने कहा। मैं भी इरादा बदल चुकी हूँ। इधर उधर चक्कर लगाकर हम फिर इसी जगह पर आ जाएंगे और मैं हेलीकॉप्टर को तेजी से इस गार में लेकर जाऊंगी। वहाँ मुझे तुम्हारी ईरान की ड्रेसिंग का मौका भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें इस हालत में तो नहीं जाने दूंगी बस्ती की तरफ। तुम बाहिम्मत जरूर हो, लेकिन हर जगह हिम्मत काम नहीं आती, ज़नोबिया ने कहा। ड्रेसिंग में और वक्त ज़ाया होगा, अनवर ने कहा। अपने काम के मामले में जज्बाती हो रहे हो तुम। मैं ड्रेसिंग बहुत फुर्ती से करूंगी, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ज़नोबिया ने कहा। अच्छा, अनवर ने तवील सांस ली। अब हम किधर जा रहे हैं? इस बस्ती की तरफ नहीं जहाँ तुम्हें जाना है, ज़नोबिया ने जवाब दिया। 5-6 मिनट बाद हम अपना रुख बदल लेंगे। मजीद 5 मिनट बाद फिर इसी मकाम की तरफ बढ़ेंगे जहाँ मैंने वो गार देखा है, ज़नोबिया ने कहा। क्या वहाँ की ज़मीन इतनी मस्ता होगी कि हेलीकॉप्टर लैंड कर सके? अनवर ने पूछा। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर मामूली सा टेढ़ा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हेलीकॉप्टर लुढ़क जाने का खतरा हुआ तो मैं वहाँ लैंड नहीं करूँगी, ज़नोबिया बोली। ऐसी सूरत में वहाँ से निकलेंगे कैसे? क्या गार इतना कुशादा है कि हेलीकॉप्टर चक्कर लगाकर वापसी के लिए मुड़ सके? अनवर ने कहा। इतना कुशादा तो नहीं है, लेकिन इसे गार कहना मेरी गलती थी। वो सुरंग है, जहाँ वो ख़त्म होती है वहाँ मुझे हल्की सी रोशनी भी दिखाई दी थी, ज़नोबिया ने कहा। चांदनी? अनवर बोला। जाहिर है वहाँ इलेक्ट्रिक के पोल्स तो होंगे नहीं। तुम्हारा दिमाग तो वाकई सी तौर पर काम भी नहीं कर रहा। मैं अब हेलीकॉप्टर का रुख बदल रही हूँ।
सोच सोच कर इन लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम हेलीकॉप्टर कहाँ लेकर जाना चाहते हो, ज़ेनोबिया ने कहा। हाँ, इस तरह इधर उधर चक्कर लगाने से वो उलझ जाएंगे बुरी तरह, और यही बात हमारे हक में जाएगी, अनवर ने कहा। लेकिन जब हम इस गार में जाएंगे तो गार उन्हें भी दिखाई दे जाएगा, अनवर ने कहा। अगर वो अपने हेलीकॉप्टर नीचे लाएंगे, ज़ेनोबिया ने जवाब दिया, मैं ये काम इतनी तेज़ी से करूंगी कि वो हमें नीचे होते हुए देख ही ना सकेंगे। और जब इनके हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचेंगे और हमारा हेलीकॉप्टर इन्हें दिखाई ना देगा, तो वो यही समझेंगे कि हम किसी और तरफ जाकर किसी और पहाड़ या चट्टान की आड़ में हो गए हैं। वो इधर उधर घूमकर हमें तलाश करना चाहेंगे, ज़ेनोबिया बोली। बहुत मुनासिब सोच रही हो तुम, अनवर फीके से अंदाज में मुस्कुराया। ऐसा मालूम होने लगा कि इस मिशन पर मुझे नहीं तुम्हें भेजा गया है, अनवर बोला। वो दोनों इस हद तक मुतमईन थे कि जब तक वो हेलीकॉप्टर में हैं, इस वक्त तक तो इनके लिए कोई खतरा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।